रोहिणी अपने लंगड़े पति के साथ रहती थी। उसकी एक छोटी बच्ची भी होती है, लेकिन वे दोनों ही एक ढाबे पर काम किया करते थे जहाँ की मालकिन हेमा होती है। पर गांव का मुखिया था जो कि हेमा के ढाबे पर हर रोज आता था, लेकिन उसकी गंदी नजर रोहिणी पर होती थी। मुखिया, आपका स्वागत है इस गरीब ढाबे पर पधारने पर। बताइए आपके लिए कौन सी प्लेट लगाऊं? अरे हेमा, मैं तो हर रोज ही तेरे ढाबे पर आता हूँ और तेरे ढाबे का खाना इतना अच्छा है कि मुझे आने पर मजबूर कर देता है। अरे मुखिया, बातें मत बना। मुझे पता है तू रोहिणी के चक्कर में यहाँ आता है, सारे दिन उस पर नजर रखता तू। अब भगवान ने दो आंखें दी, अब इनको कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा ना। अब ऐसे तो नहीं आंखों में उंगलियां देकर बैठ जाऊं। अरे सरपंच साहब, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप ऊपर से तो एक बूढ़े हो और शकल ना सूरत आपकी, वो आपको भाव ना देगी। अरे हेमा, गोरा चिट्टा हूँ और जिस दिन उसने मुझे नजदीक से देख लिया ना, उसी दिन मेरे प्यार में पड़ जाएगी। कोई बात ना मुखिया, जैसी तेरी मर्जी। चलो आपके लिए एक प्लेट लगा देती हूँ खाने की, जल्दी से कुर्सी पे बैठ जा। लेकिन मुखिया जब खाना खा रहा होता है तभी वह रोहिणी को ही घूरता रहता है। अरे हेमा, आप उस मुखिया को क्यों नहीं समझाती? वो मेरी पत्नी को सारा दिन घूरता रहता है। अपने काम से काम रख लंगड़े। मेरा ग्राहक जो है वो, उससे मेरी अच्छी खासी आमदनी होती है, मैं उसको क्यों समझाऊंगी? पर आप उसको इतना तो समझा सकते हैं ना, मेरी पत्नी पर नजर न डाले। देख लंगड़े, अगर इतना ही डर है ना, अपनी पत्नी को ताला मूंद कर घर में रख ले। यहाँ पर काम पर क्यों लगाता उसको? हेमा, आप ऐसे? एक तो खुद कमा नहीं सकते, ऊपर से बीबी की कमाई खा रहे, और फिर डर भी लगता है बीबी को कहाँ पर रखूं। और लंगड़े, कैसे है तू? मुखिया की बात नहीं मानी अभी तक तुमने। अगर मुखिया की बात जिस दिन मान लोगे ना, माल हो जाओगे। क्यों रोनी, सही कह रहा हूँ ना? डकैत, एक बात कान खोल के सुन ले। मैं रोहिणी हूँ, मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन ना कभी मुखिया की बात नहीं मानूंगी। ऊपर से एक तो गरीब है लंगड़े पति के साथ, देखो कितना घमंड है इसको। देख रहा साहू, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हो, मेरी पत्नी को भी ऐसे बीच बाजार में छेड़ रहे हो। नहीं आती लंगड़े, बता क्या कर लेगा तू, क्या बिगाड़ लेगा मेरा? सुन ले डकैत, मेरे पति के बारे में कुछ भी मत कहना, और जाकर उस अपने मुखिया को बता देना कि है ना, मैं रोहिणी किसी के सामने नहीं झुकती, ये पक्का वायदा मेरा। मुखिया, मेरे तो कत्ल करने का वही मन कर गया था। ऐसा करता था कि जिंदा वहीं गाड़ दूं दोनों को, लंगड़े और उसकी पत्नी को। सबर से काम ले डकैत, ऐसे काम नहीं चलता। ऐसे तो हम जेल में चक्की पीसेंगे। उसको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा, और खासकर उस लंगड़े पति को। पर मुखिया, ऐसा क्या करोगे? अब हमारे पास और क्या चारा है उसके लिए? सुन डकैत, जब सीधी उंगली से घी निकलता हो ना, उंगली को टेढ़ा नहीं करते। और मेरे पास एक किसका अच्छा तरीका है, चलो मेरे साथ। हिमा, बात सुन मेरी, और कान खोल के सुन ले जो अब तुझे बताने वाला हूँ। मुखिया, बस तो एक बार जुबान खोल दे। आपका एक बार हुक्म मेरी सराखों पर होगा। बस आप एक बार बताओ क्या करना मुझे। रोहिणी को और उसके लंगड़े पति को दोनों को अपने ढाबे से निकाल दे। तेरा दिमाग तो खराब ना हो गया मुखिया? उन्हीं की वजह से तो मेरा ढाबा चलता है। अब तू ऐसा कह रहा है कि उनको काम से निकाल दूं? बात ऐसी है माँ, मैं उनको हर जगह काम पर मना कर दूंगा, उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। और यही तुम्हारे ढाबे की बात है तो तुम्हारे ढाबे पर 5 स्टार वाला नौकर लगा दूंगा, और उसकी तनख्वाह भी मैं ही दूंगा, और तुम्हारे ढाबे की जिम्मेवारी आज से मेरी। तो समझा मुखिया, काम हो ही गया। आज इस लंगड़े का और इसकी पत्नी का दोनों को निकाल दूंगी काम से। बस आप है ना, मेरा ख्याल रखिए। ऐसा लंगड़े और लंगड़े की पत्नी दोनों ही काम से निकल जाओ। आज के बाद यहाँ पर काम करने ना आना। ऐसा क्या हुआ हेमा, तुम अभी काम से क्या निकाल रही हो? क्या बात हुई? मेरे ढाबे का काम न चल रहा, फिर है ना, अपना कहीं और जाकर ही ढूंढो काम। मैं तो अपना ढाबा बंद करके जा रही हूँ कहीं। पर आप हमारे 1 महीने की तनख्वाह तो दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। कौन सी तनख्वाह लंगड़े? काम तो कुछ करता नहीं था, सारा दिन यहाँ पे कुर्सियाँ तोड़ता था तू। और ये तुम्हारी पत्नी क्या करती थी? मैं कमार के आ जाती थी। कौन सी पैसे दूं तुम्हें?
ऐसा मत कहो हीमा, हमने बहुत काम किया आपके ढाबे पर। हमें अपने पैसे चाहिए बस, हमें अपने पैसे दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। चले जाए यहाँ से कल मुई। ऐसा खराब ना भी पुलिस का मिला के कि जाना तक की पीछे की पूरी जिंदगी। अरे अन्नू, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या बात हुई? मम्मी मकान मालिक ने मुझे बहुत मारा और है ना हमारा सारा सामान बाहर फेंक दिया और कहता है कि हमने 1 महीने से किराया नहीं दिया। सुन रहे लंगड़े, तुमने 1 महीने से किराया नहीं दिया और है ना, चले जाओ भी यहाँ से, वापस मत आना मेरे पास। पर मालिक हमारी बात तो सुनो, हम अपना किराया अगले ही महीने दे देंगे, प्लीज हमको घर से बाहर मत निकालो। अगर मुखिया की बात मान लेते तो ऐसे दिन नौबत नहीं आती। और ये घर है ना, मैंने मुखिया को ही भेज दिया है, चले जाओ भी यहाँ से। थोड़ी देर बाद वे जंगल में पहुंच जाते हैं और तभी अनु को चक्कर आ जाते हैं और वह नीचे गिर जाती है। अरे अन्नू अन्नू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? भगवान, लगता है इसको भूख की वजह से चक्कर आ गए हैं। वहां पर एक पास में एक झोपड़ी होती है जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। वह उन तीनों को अपनी झोपड़ी में बुला लेती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी रात में मदद की। आपका बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मैं तो अकेली ही रहती हूँ। तब मेरे दोनों बच्चे विदेश चले गए थे, तब से मेरे लिए तो संसार सुनसान सा है। पर बेटा, तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे थे? और रोहिणी सारी बात बुढ़िया माँ को बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अरे बेटा, कोई बात नहीं, आज से तुम इस घर को अपना ही समझो और तुम इस घर में जब तक रहना चाहो रह सकती हो। माँ जी, हमारे इस बुरे वक्त में आपने बहुत मदद की, हम आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब रात भी ज्यादा हो गई है, अब ज्यादा बात नहीं करते, सुबह बात करेंगे, अब सो जाओ। अरे रोहिणी बेटा, तू ढाबे पर काम क्या करती थी ना, तो तू अब क्या करेगी? माँ जी, अब तो मुझे भी नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मेरी तो वहाँ से नौकरी भी चली गई है। अरे बेटा, तू अपना ढाबा खोल लेना, और वैसे भी तुझे तो सारा खाना बनाना आता है। पर माँ जी, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है मैं अपना खुद का ढाबा खोल सकूं। अरे बेटा, मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वे हमारे ना पुराने खंडरों में बहुत सारी जमीन पड़ी है गाँव में, तुम वहाँ पर अपना बांस का ढाबा खोल लेना, और बांस का ही ढाबा से तेरे इतनी अच्छी आमदनी हो जाएगी। बांस का ढाबा माँ जी, वो क्या होता है? अरे मैं विदेश गई थी ना अपने बेटे के साथ, वहाँ से मैंने ये रेसिपी सीखी थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है। और रोहिणी बूढ़ी अम्मा की बात मान देती है और थोड़े ही दिनों बाद वे अपना एक बांस का ढाबा भी खोल लेते हैं। तो रोहिणी अपने बांस के ढाबे पर काम कर रही होती है, तभी एक कार वहां पर आ जाती है। अरे मैम, एक पानी की बोतल मिलेगी क्या? बहुत प्यास लगी है। जी साहब, अभी देती हूँ। रोहिणी पानी की बोतल देने वाली थी, तभी साहब कहते हैं, अरे ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? ये क्या चीज है? अरे साहब, ये बांस की पकौड़ियाँ, जो खाने वाले बांस होते हैं ना, मैंने उन्हीं से बनाई है। अच्छा, ऐसी बात है, तो जरा एक प्लेट लगाना। और रोहिणी उसके लिए वह प्लेट लगा देती है। जब वह बांस के पकौड़ी खाता है तो वो इतने स्वादिष्ट होते हैं कि वो बहुत ही खुश हो जाता है। अरे मैम, ये तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम ऐसा करो, जितने भी तुम्हारे पास ये पकौड़ी है वे मुझे पैक करके दे दो। और दूसरी ओर वही आदमी रोहिणी के सारे ब्रेड पकौड़े और उसके ढाबे के साथ उसको सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिससे कि वह वायरल हो जाती है और बहुत दूर दूर से उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं। जब मुखिया रोहिणी का फोटो अखबार में देखता है तो बहुत ही आग बबूला हो जाता है। अरे मुखिया, रोहिणी का अखबार में जब से फोटो आ रहा ना, मेरा तो ढाबा चलना बंद हो गया। लोग केवल रोहिणी के पकौड़े खाने की तरफ भाग रहे हैं। हिमा, बदला तो मुझे भी लेना उससे, और है ना, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं उसको खत्म कर डालूंगा, उसके पूरे परिवार को तबाह कर दूं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब है रे मुखिया? अगर तू ऐसा करेगा ना, तो ना पुलिस तुझे पकड़ कर ले जाएगी और साथ में तू मुझे भी जेल गलवा देगा। ओ मुखिया, अब वो पैसे वाली हो चुकी है, कोई आम इंसान नहीं,
तेरे से 4 गुना बड़ी कोठी है उसकी, और है ना इतनी टाइट सी कोठी है। डकैत मुझे लग रहा तू पाला पलट रहा है, उसके पास अब ज्यादा पैसे हो गए ना तो उसी की तरफ जाने की सोच रहा है। पर ये मत भूल, तुझे रोटी और नमक देने वाला मैं ही हूँ। मुझे उस रोहिणी से बदला लेना है, और देख रहा है बोतल, उसी से बदला लूंगा आज उसका। ए मुखिया, क्या बोतल क्या बिगाड़ लेती, ये देख छोटी सी कांच की बोतल है। तुझे ना पता है माँ, इसमें जहर है। आज है ना उसके परिवार को जहर से ही खत्म करूंगा। कहीं तू हमें भी जेल में चक्की ना पिसवा ले मुखिया, तेरे जहर के चक्कर में ना हम भी अपना नुकसान न कर बैठे। बात सुनी माँ, तुझे भी बदला लेना, मुझे भी बदला लेना, उस डकैत को भी। हम तीनों एक साथ हैं, अगर तीनों एक साथ काम करेंगे ना कभी भी जेल में नहीं जाएंगे। चलो ठीक है मुखिया, वैसे भी बात तो ठिकाने की करता है, हम तेरे साथ हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस कर्मचारी और वहाँ पर 2 लड़के आ जाते हैं जिनके हाथों में एक पिस्टल होती है। मुखिया, रोहिणी ने भेजा में, और है ना तेरी RTI लगाई थी हेडी ऑफिस में, तभी हम यहाँ पर आए हैं ताकि तुझे रंगे हाथ पकड़ सके। क्या बात कर रहा तू कोटवाए, तू जानता भी है गांव का मुखिया हूँ मैं, गांव का। वो तो हमें सब पता है, तू गांव का मुखिया है। तेरी RTI लगाई थी रोहिणी ने, और तभी हम यहाँ पर आए हैं ताकि तुझे कभी ना कभी रंगे हाथ पकड़ सके। और देख, हाथ तेरी वीडियो सारी इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। हाँ साहब, इसका ले जाओ, बहुत ही घटिया इंसान है ये, गांव में किसी का भी नहीं छोड़ता। हमें पता तो कितनी बोली है, तुझे भी साथ में चक्की पिसवाऊंगा। नहीं साहब, मुझे छोड़ दो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, अपने ढाबे से अपना काम चलाती हूँ। बात सुन बुढ़िया, अब तो अपना ढाबा ना जेल में ही खोलना। तुमने भी उनके साथ बहुत अत्याचार किए थे, अब है ना तुम तीनों को जेल में जाओगे, और जो चक्की न पिसवा देना, मेरा नाम भी CID ना। और इस प्रकार CID वाले तीनों को ही जेल में डाल देते हैं, और दूसरी ओर रोहिणी और उसका परिवार खुशी खुशी रहते हैं, और वे गांव के बहुत ही अमीर आदमी बन जाते हैं।